हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें इंट्रोडक्शन कर लिया था, डिफरेंस किया था सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड का, सप्लाई एंड स्टॉक का, व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज सप्लाई का कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच ना की हो, उस कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व को, तो आगे इजी रहेगा समझना हम लोगों को। तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन, जिनको हम अदर नेम्स सप्लाई डिटर्मिनेंट्स और वी कैन से फैक्टर्स ऑफ सप्लाई के नेम से भी जान सकते हैं। क्वेश्चन इस नाम से भी अराइज होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन क्या है? जैसे हमने डिमांड में किया था डिमांड फंक्शन, जो क्या डिमांड और उसके वेरियस फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा था। अब यहाँ पर सप्लाई फंक्शन क्या है? दैट इज शोइंग फंक्शनल रिलेशनशिप। किन दोनों के बीच का? सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई और उसके जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं मार्केट में। एक कमोडिटी की सप्लाई को मार्केट में अफेक्ट करने वाले उसके फैक्टर्स के बीच का रिलेशन, मीन सप्लाई एंड इट्स फैक्टर्स। सप्लाई एंड इट्स फैक्टर्स, इन दोनों के बीच के रिलेशन को शो करता है कौन? सप्लाई फंक्शन। It studies functional relationship. Functional means to say कि सप्लाई कैसे फंक्शन करेगी, कैसे काम करेगी, कैसे चेंज होगी विद द चेंज इन द फैक्टर्स। फैक्टर्स के चेंज होने के साथ सप्लाई का क्या रिएक्शन रहेगा। It studies functional relationship between supply of a commodity. कोई भी commodity लेते हैं, let's for example commodity X. commodity X किस तरह से अफेक्ट होगी बाय इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, जो उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीपली, वो किस तरह से सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। दैट इज शोन बाय द सप्लाई फंक्शन। सो मीन्स टू से सप्लाई फंक्शन क्या शो कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स। तो अब इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे शो करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस एक्स क्या है? सप्लाई। हमने यहाँ कॉमोडिटी सपोज कर लिया, एक्स कॉमोडिटी, एनी कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी की बात करें तो हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कॉमोडिटी एक्स। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन ऑफ मतलब ये इन सब फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स। हेयर पी एक्स इज प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स। कॉमोडिटी एक्स का प्राइस उसकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। आफ्टर दैट सेकेंड फंक्शन इज पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी डीपली हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन इट्स नेम्स आर गिवन हियर। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी एक्स is a function of price of commodity X, price of related goods, NF. NF is number of फर्म्स, कितनी नंबर ऑफ फर्म्स जो है मार्केट में उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को सप्लाई करती है, प्रोड्यूस करती है। हियर जी, देखो एक यहाँ पर जी है और एक जीपी है, बोथ आर डिफरेंट। जी इज गोल ऑफ द फर्म, जो फर्म प्रोडक्शन कर रही है और उसने मार्केट में गुड्स की सप्लाई करनी है, उसका गोल क्या है? क्लियर। जो जीपी है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, दैट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज पीएफ। पीएफ इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो पीएक्स था प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पीआर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीएफ इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टी इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रही है वो फर्म जिसकी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, जिसकी गुड्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं। EX इज एक्सपेक्टेड प्राइस। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये सारे क्या है? दीज आर द फैक्टर्स और वी कैन से दीज आर द डिटर्मिनेंट्स दैट अफेक्ट्स द सप्लाई। तो जो सप्लाई फंक्शन है वो क्या शो कर रहा है? कमोडिटी की सप्लाई और
इन फैक्टर्स के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप। ये कैसे फंक्शन करेंगे, तो उसका सप्लाई पे क्या रिएक्शन होगा, सप्लाई किस तरह से इनको रिस्पोंड करेगी, किस तरह से सप्लाई इन फंक्शंस के, इन फैक्टर्स के चेंज होने के साथ चेंज होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज डिनोटेड बाय पीएक्स। देखो सिंपल सी बात है, डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो हम लोग डिमांड को कम कर देते हैं, प्राइस कम होता है तो हम लोग डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, मार्केट में प्राइस इंक्रीज होता है तो हम लोग सोचते हैं चीज महंगी हो रही है, डिमांड को रिड्यूस कर देंगे, और प्राइस अगर कम होता है हम सोचते हैं कि हमारी इनकम के लिए सफिशिएंट है, हम डिमांड बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी या ज्यादा, हम लोग उसको इंक्रीज कर देते हैं, कहीं ना कहीं डिमांड अफेक्ट होती है। पर सप्लाई के केस में इनवर्स होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, सप्लाई कर्व जब बना रहे थे या सप्लाई शेड्यूल सीखा कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लायर को लगता है ज्यादा बेनिफिट होगा तो वो सप्लाई को इंक्रीज करने का विलिंग होता है, मतलब वो इंक्रीज कर देता है सप्लाई। मींस एज सून एज जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो along with that supply also increases, means to say supply increases with the increase in the price and supply decreases with the decrease in the price। प्राइस किसका प्राइस, कमोडिटी का खुद का प्राइस। हेयर हमने कमोडिटी ली थी एक्स और प्राइस भी लिया है उसी ही कमोडिटी एक्स का, तो सप्लाई कमोडिटी की बढ़ जाती है जैसे ही गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है एंड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है जैसे ही गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है। तो मीन्स टू से हियर इज अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। उस कमोडिटी का प्राइस और उसकी सप्लाई के बीच का कैसा रिलेशन हुआ, सिंपल, मतलब हम लोग लॉजिक से सोचे कि एक एज अ सप्लायर आप काम कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे, जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप सोचोगे सप्लाई बढ़ा देते, प्राइस कम हो रहे हैं तो सप्लाई कम कर देते हैं। यही हम लोग डीपली लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ने वाले हैं। सो कीप इन माइंड कि there is a direct or positive relationship between price of a commodity and its supply. Now next factor is PR, price of related goods। अभी डिस्कस किया price of on commodity, मतलब commodity का खुद का प्राइस, commodity का खुद का प्राइस पॉजिटिवली अफेक्ट करता है उसकी सप्लाई को। पर अगर हम रिलेटेड गुड्स के प्राइस की बात करें तो पहले थोड़ा सा रिलेटेड गुड्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो आपकी कमोडिटी से रिलेट करती हैं किसी ना किसी तरह से। दो तरह की होती हैं ये, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जो हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी। लाइक देखो टी है, टी और कॉफी ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम देते हैं, तो टी और कॉफी, टी की जगह पे हम कॉफी यूज कर सकते हैं, कॉफी की जगह पे टी यूज कर सकते हैं, तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो दिस इज वन ऑफ द रिलेटेड गुड। तो अदर जो रिलेटेड गुड्स होती हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाती है, एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरी है। लाइक कार एंड पेट्रोल, अगर हम कार की बात करें, पेट्रोल वाली कार है तो वो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। इट मीन्स जब तक पेट्रोल नहीं है तब तक हम कार को यूज नहीं कर सकते। मीन्स पेट्रोल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कार। तो जो इन गुड्स की प्राइस होती है वो दूसरी गुड्स की सप्लाई या डिमांड को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में टी की सप्लाई किस तरह से कॉफी का प्राइस चेंज होने के साथ अफेक्ट होती है, या कार की सप्लाई किस तरह से पेट्रोल का प्राइस चेंज होने के साथ अफेक्ट होगी। तो सिंपली यहाँ पे देखिएगा, रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा कि जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेट करती है किसी ना किसी तरह से, उसका सब्स्टिट्यूट है या उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर टी और कॉफी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, देखो क्या है, अगर प्राइस ऑफ कॉफी, हम कह रहे हैं कॉफी विच इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ टी, जो टी का सब्स्टिट्यूट है, कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कमोडिटी के खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी की सप्लाई कम हो जाती है
और कॉफी का प्राइस कम होने से सप्लायर टी की सप्लाई को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सप्लायर दोनों चीजें सपोज सप्लाई कर रहा था, उसे लग रहा है कॉफी का प्राइस बढ़ा, अब उसे कॉफी में ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है, तो वो टी की सप्लाई को कम करेगा, कॉफी पे शिफ्ट कर जाएगा। बिकॉज सप्लायर शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ऑफ टी टू कॉफी। जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ता है, सप्लायर टी की सप्लाई को कम कर देता है और कॉफी की सप्लाई को बढ़ा देता है। तो कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी की सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ा? वो कम हो गई। मीन्स देयर इज इनवर्स और वी कैन से नेगेटिव रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका वाइसा वर्सा क्या होगा? अगर कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो वो टी की सप्लाई को बढ़ा देगा। अब सप्लायर को लग रहा है कि कॉफी में बेनिफिट कम है, तो वो कॉफी की सप्लाई कम करेगा और टी की सप्लाई पे शिफ्ट कर जाएगा। सो मीन्स हमारा जो कहने का मतलब था कि ये जो कमोडिटी टी थी वो कॉफी के प्राइस के चेंज होने के साथ उसकी सप्लाई में चेंज आया। मीन्स वो अपनी रिलेटेड गुड के प्राइस से अफेक्ट हो रही है। यही हम कहना चाह रहे हैं ना कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड उस कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। और किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? इनवर्सली अफेक्ट कर रहा है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब देखो, एक इंडस्ट्री जो है बहुत सारी फर्म्स से मिलके बनती है। हो सकता है 10, 15, 20, कितने नंबर ऑफ फर्म्स। ग्रुप ऑफ फर्म्स इज इक्वल टू इंडस्ट्री। अब क्या होता है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पहले अगर 10 फर्म्स काम कर रही थी और अब वहां पर 2 और फर्म्स ने एंटर कर दिया, तो उससे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले 10 फर्म सप्लाई कर रही थी, 2 और सप्लाई करेगी, तो इससे ओवरऑल मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाती है, उसका अपोजिट, अगर नंबर ऑफ फर्म्स पहले 10 थी और अब 8 रह गई है, तो क्या होगा? 2 फर्म्स जो सप्लाई कर रही थी वो एग्जिट कर चुकी है मार्केट को, इंडस्ट्री को, तो ओवरऑल सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई कम हो जाएगी। तो दिस इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स हियर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये मैं तुम्हें सिंपली क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये याद रखने के लिए इजी रहता है। लॉजिक भी साथ साथ बताया जा रहा है और साथ में आप लोगों को रिलेशनशिप। कई बार 1 मार्क्स में सिंपली माइंड में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है, हम एग्जैक्ट आंसर दे देते हैं इमीडिएटली, पर लॉजिक भी हमें याद रखना है अगर हम इसको लॉन्ग टाइम याद रखना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इंडस्ट्री में। नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। So this is number of firms in the industry, how it affects the supply and how the price of related goods affect the supply of the commodities. Now next one is G, goal of the firm. फर्म का क्या गोल है वो भी अफेक्ट करेगा कि फर्म की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। अब एक चीज देखिएगा, जब हम लोग ये फैक्टर स्टडी करते हैं एक सिंगल फैक्टर के टाइम, सिर्फ हम ये मान के चलते हैं कि वही फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। लाइक जब हमने प्राइस को पढ़ा कि प्राइस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है सप्लाई को, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे थे बाकी 7 के 7 फैक्टर्स कांस्टेंट थे उस टाइम। जब हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा तो ये अज्यूम करके चले कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे। मतलब एक टाइम में जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है सप्लाई को, वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट मान के चल रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अभी बात कर रहे थे गोल ऑफ द फर्म भी अफेक्ट करता है कमोडिटी की सप्लाई को। अब गोल फर्म का क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स गोल, फर्म का गोल है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो इस केस में जब फर्म का मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो फर्म के माइंड में ये होता है कि जब प्राइस ज्यादा होगा तभी वो सेल्स को बढ़ाएगी। अगर कांस्टेंट प्राइस है तो कांस्टेंट प्राइस पे वो क्या करती है? सप्लाई को रिड्यूस कर देती है। तो हम बेसिक चीज जो यहाँ कहना चाह रहे हैं, इफ द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फर्म का गोल है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो एक कंसेप्ट माइंड में रहता है कि ज्यादा प्राइस पे ही ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा सप्लाई करेगी। वो मीन्स टू से कि कांस्टेंट प्राइस पे वो सप्लाई को
कम कर देती है। इफ द गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मीन्स टू से सप्लाई सिर्फ इंक्रीज्ड प्राइस पे बढ़ाएगी, पर अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, क्योंकि गोल की बात कर रहे हैं सिर्फ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जब कांस्टेंट प्राइस पे वो सप्लाई को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, बिकॉज उसका मोटिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और उसके अकॉर्डिंग ज्यादा प्रॉफिट तभी होगा अगर वो ज्यादा प्राइस पे सेल करेगी। नाउ सेकंड गोल इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। एक फर्म का गोल था कि उसने प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर रही थी, पर दूसरी फर्म है उसका गोल है कि सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, चाहे प्राइस कम हो चाहे प्राइस ज्यादा हो, मतलब कम से कम कुछ प्रॉफिट, मतलब कुछ कॉस्ट तो कवर हो रही है ना। तो यहाँ पे इस केस में उसका मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स सेल करनी है, तो वो कम प्राइस पे भी, इवन कांस्टेंट प्राइस पे भी सप्लाई को बढ़ा देती है अगर उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो कहने का मतलब ये दो गोल फर्म की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एक फर्म के माइंड में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, तो उसे लगता है ज्यादा सप्लाई करेगी, ज्यादा प्राइस पे सप्लाई करेगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई ये कम कर देती है। अगर गोल है सेल्स मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का सेल करना है, तो वो प्राइस को नहीं देखती है, गुड्स के कांस्टेंट प्राइस पे भी सप्लाई को इंक्रीज कर देती है। तो सिंपली यहाँ माइंड में रखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है तो कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई को कम कर दिया जाता है, और अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई को बढ़ा देती है। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो बेसिक यहाँ पे मेन आपको समझना है, अब स्टूडेंट्स को ये भी नहीं क्लियर होता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। नाम से पता चल रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंट्रीप्रेन्योर, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, जो एंट्रीप्रेन्योर काम कर रहे हैं, ये सब क्या है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अगर जो मैं रॉ मटेरियल यूज कर रही हूँ या जो मैं वर्कर अपॉइंट कर रखा मैंने, अगर उनका खर्चा बढ़ रहा है, अगर उनका प्राइस बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ रही है, लेबर के लिए रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो इट मींस प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। इससे क्या होगा, उस गुड्स को बनाने पे जो खर्चा आ रहा था दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी बढ़ जाएगी, है ना। और अब हम मान के चल रहे थे बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, मार्केट में उस कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। जस्ट फॉर एग्जांपल वो 10 रुपए की एक यूनिट सेल हो रही थी, तो पहले जब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम था तो वो 5 की एक यूनिट मेरे को पड़ रही थी, उसकी कॉस्ट 5 रुपीज आ रही थी, ठीक है। जैसे ही रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ा या लेबर का खर्चा बढ़ा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो कॉस्ट बढ़ के 5 से 7 हो गई। अब यहाँ मार्जिन 5 रुपीज का आ रहा था, यहाँ मार्जिन 3 का रह गया। मीन्स टू से कि सप्लायर का प्रॉफिट कम हो गया ना, सप्लायर का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। तो जब हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, सप्लाई को कम कर दूंगी। मीन्स जो मेन कंसेप्ट है, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ी तो हमने सप्लाई को कम कर दिया। लॉजिक क्यों, क्योंकि इससे जो मार्जिन है वो कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, सप्लायर के लिए प्रॉफिट कम हो गया। सिंपली ये चीज हमने, ये रिलेशन याद रखना है, ये आगे के फंक्शंस में, आगे के फैक्टर्स में भी आएगा। अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि खर्चा बढ़ गया सामान को बढ़ाने का, कॉस्ट बढ़ी तो मार्जिन कम हो गया, जिसकी वजह से सप्लायर ने सप्लाई कम कर दी, क्योंकि मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। अपोजिट इसका वाइजा वर्सा, प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कम होगा। अब जो चीज 5 की बन रही थी वो 4 की होगी, मार्जिन 5 था, अब 10 - 4 कितना मार्जिन रह गया, 6 बढ़ गया। तो यहाँ पे फायदा ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम हो गई क्योंकि, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो सिंपल अगर हमने रिलेशन याद रखना है तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। लॉजिक से भी आपको क्लियर होना चाहिए, और वैसे भी 1 मार्क्स में आ जाता है इमीडिएटली। सपोज आपको पूछा गया है, हाउ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी अफेक्ट्स with the change in the price of the commodity,
with the change in the price of commodity. 1 marks में तो as price of factors of production increases supply decreases, price of factors of production decreases, supply increases. अगर आप मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा है if the price of factors of production is increasing, what will be the effect on its supply? Supply will decrease, supply will increase, none or both. तो क्या होगा, प्राइस का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ रहा है तो सप्लाई डिक्रीज हो गया. आपको बिना सोचे समझे, मतलब अगर आपको रिलेशन पता है तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे. लॉजिक पता है तो 2 मिनट सोच के भी फटाफट से आंसर दे सकते हैं. लॉजिक से हमें लाइफ लॉन्ग, मतलब टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक वो चीज याद रहती है. तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं किसको, कमोडिटी की सप्लाई को. तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है, ये नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, दैट इज टेक्नोलॉजी. टी फॉर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी सप्लाई को किस तरह से अफेक्ट करती है. देखिएगा, अगर एक फर्म जो कि पहले पुरानी टेक्निक का यूज कर रही थी, अगर अब वो थोड़ी अच्छी और इम्प्रूव्ड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करती है तो उससे देखो सप्लाई किस तरह अफेक्ट है. आप अच्छी टेक्निक की मशीन यूज कर रहे हो, कम लेबर की जरूरत होगी, उसी मशीन से क्या होगा, पहले हम लोग कम प्रोडक्शन कर पा रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट को कम कर देती है. तो जब हम अच्छी टेक्निक यूज करते हैं तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है. और हमने अभी पिछले फैक्टर में पढ़ा, अगर कॉस्ट डिक्रीज होती है तो वो सप्लाई को किस तरह अफेक्ट करती है, इससे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि सप्लायर का मार्जिन बढ़ जाता है. तो सिंपल वे में अगर एक सप्लायर इम्प्रूव्ड या एडवांस्ड टेक्निक का यूज कर रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि कम लेबर चाहिए होती है हमें, हम उतने ही टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है. अगर हो सकता है बाई चांस आप पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हो, वैसे ऐसा तो कम ही होता है, रेयरली ही कोई फर्म ऐसी है कि जो नई को छोड़ के पुरानी यूज करे. इसीलिए हमने सिर्फ इम्प्रूव्ड टेक्निक का ही एग्जांपल लिया. इम्प्रूव टेक्निक यूज करोगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी. अगर पुरानी पे जा रहे हो तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब इसका अपोजिट. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज EX. EX मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस. आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा. अगर आपको लग रहा है कि आज जितना प्राइस है कमिंग टाइम में प्राइस बढ़ जाएगा, तो सप्लायर सोचेगा प्राइस बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, तो वो स्टॉक करके रख लेगा गुड्स को. तो जब प्राइस बढ़ेगा तब सेल कर देगा. स्टॉक करके रख लेगा मीन्स टू से करंट सप्लाई वो कम कर देगा. एट करंट प्राइस वो सप्लाई को कम कर देता है. तो अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, तो करंट सप्लाई रिड्यूस कर देगा. क्यों? बिकॉज he thinks he will increase supply in future. He will increase supply in future at increased price and will gain more profit, और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा. इसका अपोजिट, अगर लग रहा है आने वाले टाइम में प्राइस आज से कम होने वाला है तो सप्लायर को लगेगा मुझे लॉस हो जाएगा, तो वो आज सारा स्टॉक क्लियर आउट करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा ताकि उसे आने वाले टाइम में लॉस ना हो. तो यहाँ पे कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज GP. GP मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, बारे में पढ़ते हैं हम. गवर्नमेंट अगर पहले टैक्स नहीं लगा रही थी पर्टिकुलर कमोडिटी पे, अब देखो टैक्स में अलग अलग तरह के टैक्सेस आते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स आता है, प्रोडक्शन पे वही लगता है. पहले क्या होता था, इसके लिए एक्साइज ड्यूटी होती थी, पर अब वो हटके सब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हो चुका है, GST. तो आपको GST बोला या टैक्स बोला, टैक्स, GST इज टैक्स. अगर आपको पूछ लिया कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे पहले GST नहीं थी, अब GST इम्पोज करना स्टार्ट कर दिए, तो वो सप्लाई को किस तरह से अफेक्ट करेगा, इट विल रिड्यूस्ड सप्लाई. अब लॉजिक समझिएगा, क्या होगा, टैक्सेशन, टैक्स लगा दिया या टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया या पहले कम था उसको अब बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी. देखो टैक्स, पर्टिकुलर कमोडिटी बिना टैक्स के या कम टैक्स पे 20 रुपए पर यूनिट पड़ रही थी. जैसे ही गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया तो उस पर 2 रुपीज का टैक्स और 22 की हो गई है.
सेल हो रही थी 30 की, तो 2 का जो टैक्स लगा 22, मार्जिन यहाँ पे कितना था पहले 20 से 30 का 10, अब वो 8 रह गया। तो इससे क्या होगा, प्राइस में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा। मैंने बोला ना अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, उसमें चेंज नहीं आ रहा, हम सिर्फ टैक्स के चेंज होने से सप्लाई देख रहे हैं। तो सप्लायर का मार्जिन कम हो गया, उसको लग रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो सप्लाई कम कर देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, कॉस्ट से रिलेट कर रहा है। टैक्स बढ़ रहा है या गवर्नमेंट ने पहले टैक्स नहीं लगाया था, लगाना स्टार्ट कर दिया, तो सप्लाई कम हो जाएगी। या टैक्स पहले 20% था, अब 10% कर दिया, मतलब कम हो गया। पहले यहाँ पे टैक्स लग रहा था 20%, 20 का 20% इज 4, तो 24 रुपीज की कॉमोडिटी थी, 30 में सेल हो रही थी, 6 का मार्जिन आ रहा था। अब वो 10% लग रहा है तो 22, मतलब 8 का मार्जिन आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अपोजिट हो जाएगा। अगर टैक्स कम हुआ तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जनरली वैसे इसको इस सेंस में पूछा जाता है, जीएसटी इम्पोज किया या टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो सप्लाई कम होगी। टैक्स को कम कर दिया अगर गवर्नमेंट ने तो सप्लाई बढ़ जाएगी। लॉजिक क्लियर कर दिया, मतलब यहाँ भी इनवर्स रिलेशन है एक तरह से। अब सेकंड चीज होती है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, समटाइम्स गवर्नमेंट छूट देती है, मतलब कोई चीज सस्ते रेट पे आपको प्रोवाइड कर दिया, उसके ऊपर जैसे इंटरेस्ट रेट लोन पे आपको 7% है तो आपसे 5% लिया जा रहा है। इससे क्या होता है, वो चीज सस्ती हो जाती है। कॉस्ट सस्ती मतलब वो चीज आपको सस्ती पड़ गई, मींस कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सब्सिडी, जब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट तो सप्लायर सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। लाइक रॉ मटेरियल जो लिया जा रहा था पर यूनिट, वो पहले 20 रुपीज का मिल रहा था और अब वो आपको सब्सिडी के बाद वो 18 का मिल रहा है, तो उससे कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम हुई तो आप सप्लाई को बढ़ा दोगे क्योंकि मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, टीएस टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, जी इज गोल ऑफ द फर्म, नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ये सब क्या है, ये सब सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पर वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जब हम एक फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि हो सकता है एक टाइम में 3-4 फैक्टर चेंज हो रहे हैं या 2 भी चेंज हो रहे हैं, तो वो अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो जब भी ये फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर फैक्टर को चेंज करके क्या अफेक्ट पड़ रहा है ये पढ़ा हमने इसमें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आगे फर्दर कर्व्स भी है जो कि इसी कंसेप्ट पे ही टोटली बेस्ड है। अगर आपको वो कर्व बनाना आ गया और ये आपको ढंग से याद है तो आप इजीली कर्व भी बना सकते हो और ये कंसेप्ट के बेस पे इजीली काम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन, सप्लाई फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्दर टॉपिक्स भी इस पे बेस्ड हैं, तो यू शुड क्लियर दिस टॉपिक क्लियरली। तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर टॉपिक पसंद आया तो आप फर्दर इसको शेयर भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे कुछ नॉलेज गेन कर सके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।